हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन अपनी गति से दौड़ रही थी। रात का समय था। सब यात्री नींद की बाहों में थे। मीरा भी सो रही थी। तभी कोई स्टेशन आया। गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई थी। मीरा को बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। वैसे भी प्रिया की फरमाइशें पूरी करते करते 2 दिन हो गए थे। सारा सामान एकत्रित करना, फिर उसे लेकर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन बेटी पहली बार माँ बनने जा रही थी, इसलिए उसकी फरमाइशें पूरी करना भी आनंददायक काम था। लेकिन शरीर तो अब बूढ़ा और कमज़ोर हो चला था। फिर भी उसे प्रिया और उसके बच्चे के लिए सामान एकत्रित करना बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से इतनी लंबी यात्रा। वो ऐसे सोई कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। जब गाड़ी रुकी तो वो उठकर बाथरूम चली गई। तब तक सामने वाली बर्थ पर एक महिला अपने छोटे से बच्चे के साथ आ चुकी थी। उस वक्त डिब्बे में काफी अंधेरा था और उस महिला ने बत्ती भी नहीं जलाई थी। मीरा ने उस महिला की सिर्फ पीठ देखी थी। वैसे भी वो सेकंड एसी के कोच में थी, जहां पर किसी को किसी से कुछ मतलब नहीं होता है। मीरा इतनी थकी हुई थी कि सीट पर पड़ते ही फिर से सो गई। उसने ये जानने की जरा भी कोशिश नहीं की कि सामने वाले बर्थ पर कौन आया है। वैसे भी उसे ज्यादा जान पहचान बनाने की आदत नहीं थी और वो रात का समय भी था। वो महिला पीठ करके अपनी बर्थ पर लेट चुकी थी। थोड़ी देर में मीरा को भी नींद आ गई थी। शायद 2 घंटे बीत चुके थे। फिर से कोई स्टेशन आया था। मीरा उठी तो उसने देखा कि सामने वाली बर्थ पर कोई छोटा बच्चा अकेला सो रहा है। उसे बहुत हैरानी हुई। फिर सोचा शायद उसकी माँ बाथरूम गई होगी या फिर स्टेशन पर कुछ लेने उतरी होगी और अभी आ जाएगी। गाड़ी चल पड़ी थी और काफी समय बीत चुका था, लेकिन कोई भी सामने वाली बर्थ पर नहीं आया था। वो बच्चा भी उठ चुका था और जोर जोर से रोने लगा था। उस बच्चे के बहुत ज्यादा रोने से डब्बे के सभी यात्री उठ गए थे। वे सब आपस में बात करने लगे कि यह बच्चा किसका है। मीरा की बर्थ सबसे सामने की थी, सो सब मीरा से पूछने लगे कि ये किसका बच्चा है। लेकिन मीरा तो स्वयं ही नहीं जानती थी कि ये बच्चा किसका है, तो वो सबको क्या जवाब देती। मीरा ने उस बच्चे को गोद में उठाया तो पता चला कि वो एक लड़की है। उसके पास एक बैग भी पड़ा हुआ था। उस बच्ची ने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे। मीरा ने अपने बैग में से निकालकर उसे कुछ खाने को दिया। वो बच्ची बड़े आराम से मीरा की गोद में बैठकर खाने लगी। वो बच्ची सिर्फ मामा कर रही थी। वो बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी भले घर की लग रही थी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि कौन उसे ऐसे छोड़कर चला गया है। पूरी गाड़ी में शोर मच गया कि लगभग 1.5-2 साल की एक बच्ची को कोई छोड़ गया है। सब यात्री ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन उस बच्ची को ऐसे रेलगाड़ी के डब्बे में छोड़ गया है, पर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। मीरा भी कुछ बता नहीं पा रही थी कि उस बच्ची को कौन छोड़ गया है। मैं तो सो रही थी, बस मुझे इतना पता है कि वो कोई औरत थी और उसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। सबकी उपस्थिति में मीरा ने उस बच्ची का बैग खोलकर देखा कि शायद उस बैग से उस बच्ची के बारे में कुछ पता चल जाए। मीरा को उस बैग में बच्ची के कपड़े और एक पत्र मिला। मीरा ने उस पत्र को सबके सामने पढ़ा। उसमें लिखा था कि जिसको भी ये बच्ची मिले वो उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दे। सब यात्री आपस में बातें करने लगे कि अगर उस बच्ची को अनाथ आश्रम में ही छोड़ना था तो उसे रेलगाड़ी में लाने की क्या जरूरत थी। पता नहीं क्यों, पर मीरा ने उस बच्ची की जिम्मेदारी उठा ली। उसका मन उस बच्ची को छोड़कर जाने को नहीं किया। उसने कहा, मेरा दामाद वकील है और मैं उसके घर ही जा रही हूँ। उसकी पुलिस में भी बहुत जान पहचान है। मैं उसके साथ मिलकर इस बच्ची का पता लगा लूंगी। किसी को भी इस बात पर कुछ ऐतराज नहीं हुआ। मीरा उस बच्ची को अपने साथ ले आई थी। उसने मनोज को पूरी कथा सुनाई। ठीक है मम्मी जी, पहले हम थाने चलते हैं, इस बच्ची के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर घर चलेंगे। मनोज ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। मीरा भी यही चाहती थी कि जल्दी से उस बच्ची का पता चले और वो उससे मुक्त हो। दोनों घर जाने से पहले थाने चले गए, लेकिन उस बच्ची के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। उस थाने में मनोज की बहुत जान पहचान थी,
जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको खबर कर दूंगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि अगर इस बच्ची को अनाथ आश्रम में ही छोड़ना था तो फिर गाड़ी के वो भी सेकंड एसी में छोड़ने का क्या मतलब हो सकता है। पूरी तरह से तो नहीं पता, पर लगता है जैसे जिसने भी इस बच्ची को छोड़ा है वो चाहती है कि ये किसी अच्छे घर में जाए। पर जो भी हो, उसने बहुत बड़ा खतरा उठाया है। ये बच्ची किसी गलत हाथों में भी पड़ सकती थी। हाँ, हो सकता है। मैं सारा पता करके आपको बताता हूँ। तब तक आप बच्ची को अपने पास ही रख लें। हाँ, ये ठीक है। मनोज और मीरा उस बच्ची को लेकर घर आ गए। ये कौन है? उस बच्ची को देखकर प्रिया ने पूछा। मीरा ने उसे भी पूरी कहानी सुनाई। मम्मी, आपको तो मुसीबत उठाने की आदत है। उस डिब्बे में और भी तो लोग थे, उनमें से कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। आपको क्या पड़ी थी? प्रिया कुछ नाराज भी हो गई थी। कैसी बात कर रही हो प्रिया? मम्मी जी ने जो किया ठीक ही किया। ऐसे कैसे छोड़ आती इस बच्ची को वहां पर? अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाती फिर? मनोज ने प्रिया को समझाना चाहा। जब इसके माँ बाप को इसकी परवाह नहीं है तो फिर दूसरे क्यों चिंता करे? ठीक है ना, जैसे ही इसके घर का पता चलेगा तो हम इसको वहां पर छोड़ आएंगे। मीरा ने बहस बंद करवा दी। बहुत दिन बीत गए थे पर उस बच्ची के घर वालों का कुछ पता नहीं चल पाया। सबने मिलकर उसका नाम राधा रख दिया। रेल की टिकट से भी पता करने की कोशिश की पर सफल नहीं हो पाई। प्रिया के घर एक बेटे ने जन्म लिया। बहुत दिनों तक मीरा उसके साथ रही और फिर वो राधा को साथ लेकर अपने घर वापस आ गई। बहुत महीनों तक जब राधा के घर वालों का पता नहीं चला तो अजीत और मीरा ने कानूनी तौर पर उसे गोद ले लिया। प्रिया और रजत उनकी 2 संतानें थी। प्रिया की शादी हो चुकी थी और रजत अभी पढ़ रहा था। लेकिन फिर भी वो राधा की परवरिश वैसे ही करने लगे जैसे रजत और प्रिया की थी। रजत भी उसे पूरी तरह अपनी बहन मानने लगा था। सिर्फ प्रिया ही थी जिसे उसके अभी भी वहां रहने पर आपत्ति थी। वो उसे अपनी छोटी बहन मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। क्या मम्मी, आप अभी तक इस मुसीबत को अपने पास रखे हुए हैं? प्रिया चुप कर। अब ये तेरी बहन है। इतने बरस बीत गए हैं फिर भी तेरा व्यवहार इसके प्रति बिल्कुल भी नहीं बदला। मीरा प्रिया को हमेशा डांट लगा देती थी, लेकिन मनोज उसे अपनी बच्ची की तरह ही मानता था। जब भी आता उसके लिए ढेरों उपहार लेकर आता। 10 साल बीत गए थे। राधा दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी। उसने कभी भी किसी वस्तु के लिए जिद नहीं की थी। जैसे वो जानती थी कि उसके जन्म की क्या कहानी है। अपने मुंह से मीरा ने उसे कुछ नहीं बताया था पर उसे सब कुछ पता था। राधा ने कभी भी मीरा को अपने मुंह से माँ नहीं कहा था। वो हमेशा ऐसे ही बात करती थी। उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब था। वो हरदम अपने कमरे में ही रहती थी। बहुत काम होने पर ही बाहर आती थी। अजीत और मीरा उसे ये एहसास कराते थे कि वो भी इस घर की एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उनकी संतान है। मीरा के पड़ोस में एक दंपति रहने आए थे। उनसे मीरा की काफी दोस्ती हो गई थी। रेखा उनकी बेटी की उम्र की थी, सो मीरा उसे बेटी जैसी ही मानने लगी थी। वो कुछ भी अच्छा खाना बनाती, रेखा के घर देने जरूर जाती। रेखा भी आंटी आंटी बोलकर जब चाहे उनके घर में आ जाती थी। काफी दिनों से मीरा गौर कर रही थी कि जब भी रेखा उनके घर आती है उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही होती हैं। जब भी राधा उनके सामने आ जाती है तो एकदम से सब बातें छोड़कर राधा से बात करना शुरू कर देती है। लेकिन राधा उसकी किसी भी बात का जवाब ना देकर हाँ हूँ में अपना सर हिला देती है। आंटी, राधा और आपके दोनों बच्चों की उम्र में काफी अंतर है, ऐसा क्यों? एक बार रेखा ने मीरा से सवाल किया। बस ऐसे ही, ये हमारे बुढ़ापे के प्यार की निशानी है, मीरा ने मजाक में कहा। नहीं आंटी, सच बताओ। रेखा सच जानने को अड़ गई, लेकिन मीरा ने उसे कोई भी बात नहीं बताई। अरे रेखा, मैंने आज तेरे लिए नारियल की बर्फी बनाई है, जरा चखकर बता कैसी बनी है। मीरा ने बात बदल दी। लेकिन अब तो रेखा यदा कदा ऐसी ही बातें करने लगी थी। उसने तो जैसे राधा की सच्चाई जानने की ठान ली थी। अब मीरा उसे ज्यादा बातें करने से कतराने लगी थी। एक दिन मीरा ने उसे कह ही दिया, अरे ये हमारी मर्जी है कि हम तय करें कि अपने बच्चों में कितना अंतर रखना है, या फिर ये बात भी दूसरे तय करेंगे। लेकिन आंटी, मैंने तो राधा के बारे में आपके पड़ोसियों से कुछ और ही सुना है। अगर तुम्हें सब पता है तो तुम उसके बारे में बार बार क्यों जानना चाहती हो? मीरा को अब सचमुच
गुस्सा आ गया था, क्योंकि मैं ही। रेखा कुछ बोलना चाह रही थी पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्या मैं बोलो। मीरा को अब खीज मच रही थी। रेखा एकदम से खड़ी हो गई और मीरा की तरफ पीठ कर ली और बोली, आंटी, राधा मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ। क्या? मीरा हैरान थी उसकी बात सुनकर। ये क्या कह रही हो रेखा, तुम होश में तो हो? जी आंटी, मैं सच कह रही हूँ। ये मेरे और मनोज के प्यार की निशानी है। कौन मनोज? आपका दामाद मनोज। क्या कह रही हो रेखा, तुम मेरे दामाद पर इल्जाम लगा रही हो? मीरा को गुस्सा आ रहा था। मैं सच कह रही हूँ, राधा मेरे और मनोज की ही बच्ची है। लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि मनोज जैसा सच्चा और अच्छा इंसान तुम जैसी लड़की के साथ संबंध बना सकता है? आंटी, मैं और मनोज लॉ कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। हम दोनों प्यार करते थे। मनोज मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं अभी अपना करियर बनाना चाहती थी। मैंने मनोज को शादी से इनकार कर दिया था और बाहर चली गई थी। वहां जाकर पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं वापस आई, तब तक मनोज उस शहर को छोड़कर कहीं और चला गया था। आपको तो पता ही है कि मनोज का कोई नहीं है। पहले जज्बातों में आकर मैंने बच्चे को जन्म तो दे दिया, पर बाद में वो मेरे रास्ते में रुकावट लाने लगी थी। मैं उसकी परवरिश भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रही थी। रेखा चुप हो गई थी। तुम उसकी परवरिश नहीं कर पा रही थी या फिर अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी? मीरा ने कहा। आप कुछ भी समझ लीजिए आंटी, पर यह सच है कि इतना तो मुझे पता था कि आपसे बढ़कर मेरी बच्ची की अच्छी परवरिश कोई नहीं कर सकता था। अच्छा, फिर आगे सुनाओ अपनी कहानी। तुमने मुझे और मनोज को कैसे ढूंढा? मीरा ने व्यंग से कहा। उसे लग रहा था कि वो जैसे वो कोई फिल्म की कहानी सुन रही है। हम दोनों ही वकील हैं, कभी ना कभी तो सामने आना ही था। एक दिन मनोज मुझे मिल गया था, पर मैं उसके सामने नहीं आई। लेकिन उसके और आप सबके बारे में मैंने सब पता कर लिया था। मैंने आप लोगों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। उन दिनों आपकी बेटी माँ बनने वाली थी। मैंने अपनी बच्ची को रेल के डिब्बे में छोड़ दिया, जो मेरी समझ में आया था कि आप इसे अकेले नहीं छोड़ेंगी और अपने साथ ले जाएंगी। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जब सारे लोग वहाँ थे तो मैं भी वहीं थी। उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। फिर कुछ सालों बाद मैंने शादी कर ली और अब आपके सामने हूँ। कहकर रेखा ने अपनी कहानी खत्म कर दी। रेखा, तुम माँ कैसे बन गई? तुम्हारे सामने तुम्हारी बच्ची रो रही थी और तुम चुपचाप वहाँ खड़ी थी। तुम्हारा दिल नहीं रोया? नहीं आंटी, उस वक्त मैं भी रो रही थी। क्या खाक रो रही थी? अच्छा, आप बताओ मुझसे क्या चाहिए? आंटी, राधा को मुझे वापस दे दो। अच्छा, लेकिन क्यों? मीरा को उससे किसी ऐसे उत्तर की आशा थी। वो इसलिए कि रेखा चुप हो गई थी। बोलो, चुप क्यों हो गई? वो इसलिए कि नीरज पिता नहीं बन सकते। डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया है कि नीरज पिता बनने के काबिल नहीं है और हम बच्चा गोद ले लें। लेकिन जब मेरी अपनी बच्ची इस संसार में है तो हम दूसरे बच्चे को गोद क्यों लें? रेखा कुछ हिचकिचाते हुए बोली। लेकिन क्या नीरज तुम्हारी सच्चाई जानता है? और क्या वो इस बच्चे को अपना लेगा? उसे अपनाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं अपनाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। रेखा ने कहा। वाह रेखा, तुम कितनी महान हो। मतलब सबसे पहले तुमने मनोज जैसे अच्छे इंसान को छोड़ा कि तुम अपना करियर बनाना चाहती थी। तुम्हें पता है मनोज ने शादी से पहले ही सारी बातें प्रिया को बता दी थी और उसने ये भी बताया था कि शादी से पहले उसके और तुम्हारे संबंध थे और तुमने उसे क्यों छोड़ा था। अगर उसे पता होता कि राधा उसकी बेटी है तो वो कब का उसे अपना चुका होता। आपको मनोज के बारे में? हाँ, हमें मनोज के बारे में सब पता था, बस ये नहीं पता था कि राधा उसकी बेटी है। मीरा ने उसकी बात काट दी थी। अब तुम अब भी नहीं समझी? मनोज को छोड़ा ठीक है, लेकिन करियर के लिए अपनी छोटी सी बच्ची को अनजान लोगों के बीच छोड़ आई। तुमने ये भी नहीं सोचा कि अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ जाती तो? नहीं, मैं उसका पूरा ख्याल रख रही थी। क्या खाक ख्याल रख रही थी? और कैसे ख्याल रख रही थी? इससे अच्छा तो तुम उसे मनोज के हवाले कर देती। कम से कम उसे अपने पिता का प्यार तो मिल जाता। मीरा सांस लेने के लिए रुकी। पर तुम तो एक स्वार्थी लड़की हो। ऐसे ही किसी परिस्थिति के लिए अपनी बच्ची को गैर के हवाले कर दिया। नहीं आंटी, उस वक्त मुझे यही सही लगा था। रेखा रोने लगी थी। अब ये मगरमच्छों वाले आंसू मत बहाओ। अब तुम नीरज को छोड़ना चाहती हो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी बच्ची को अपना ले। और दूसरी बात, तुमने ये कैसे सोच लिया कि
मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। क्या वो कोई सामान है जो तुमने मुझे 10 साल पहले रखने दिया था और अब वापस लेने आ गई हो? नहीं रेखा, वो मेरी जीती जागती बच्ची है और उसे हमने कानूनी तौर पर गोद लिया है और उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, समझी? तुम यहाँ से चली जाओ और फिर कभी भी इस घर में वापस नहीं आना। तुम जैसी छली लड़की की इस घर में कोई जरूरत नहीं। राधा अपने कमरे में बैठकर सब सुन रही थी। रेखा के जाते ही वो दौड़कर मीरा के गले लग गई और जोर से रोकर कहने लगी, माँ। राधा के मुंह से माँ सुनकर मीरा भी रोने लगी और रोते हुए उसने राधा को अपने सीने से लगा लिया। रेखा ये सब दरवाजे पर छुपकर खड़ी होकर सब देख रही थी। उसे लगा जैसे राधा ने उसे माँ कहकर बुलाया हो, लेकिन मीरा और राधा के प्यार को देखकर रेखा अपनी आंसुओं को पोंछते हुए राधा की जिंदगी से बहुत दूर चली गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।